नमस्कार दर्शकों श्रोताओं। आज आपसे करूंगा कुछ मार्केट की बातें। व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इनका परिचय देना पड़ेगा। पत्रकार हैं विकास भाई, और फिलहाल मार्केट का यानी शेयर बाजार का या फिर जिस तरह से हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अध्येता हैं। उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, कुछ शोध करते हैं और बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से चीजें वहां चलती हैं। इस सब पर आप में से कई लोग होंगे जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर बाजार की लगातार बढ़त को देखते होंगे, कुछ लोग होंगे जो उसकी गिरावट को देखकर चिंतित होंगे, कुछ लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे। तो इसलिए हमने आज विकास जी को पकड़ लिया। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने व्यालोकवाणी में बुलाया मुझे और बहुत अच्छा लगा है। संडे इंडियन के बाद तकरीबन 15 साल के बाद मैंने तो जी। सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से वार्तालाप करेंगे, बट नहीं, बहुत अच्छा बिल्कुल है। करेंगे। फिलहाल पहला सवाल आप पर, आज आप पर मैं सवालों की तोप चलाऊंगा और आप जवाब देंगे, हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। बाजार में गिरावट का दौर चल रहा है, लोग चिंतित हैं क्योंकि हमारा बाजार, जो मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक 20-22 हजार तक था। 30 हजार जब पहुंचा तो हमें लगा कि बहुत हो गया, फिर 40 हजार पहुंचा, फिर 50 हजार पहुंचा। उसी तरह ये जो छोटा वाला है वो भी कई हजार हो गया। तो लगा कि नहीं, अब रुकेगा, अब रुकेगा, लेकिन 84 हजार तक पहुंचा। अभी फिलहाल गिरावट का दौर है, बहुत तेज गिरावट हुई है। क्या कारण है? इजराइल ईरान संघर्ष है, कुछ और वजह हैं? कैसे देखते हैं इसको? पहले तो जो भी मार्केट में जो लोग सीरियस हैं, जो अपना पैसा भी लगाते हैं और जो ट्रैक करते हैं, वो ज़्यादा जो वेटेज देते हैं, वो निफ्टी को देते हैं। क्योंकि एक तो निफ्टी काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है, ज़्यादा रिलायबल है। उसका वॉल्यूम आज के तारीख में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं भी निफ्टी के ही टर्म्स में बात करूँगा। निफ्टी अगर आप देखें, तो पिछले 4 सालों में जब ये कोरोना का टाइम था, तो 7,500 का बॉटम बनाया था और बॉटम बनाने के बाद से 7,500 से लेकर के आज ये 26,303, यानी लगभग आप कह सकते हो कि 26,500 का लेवल मोटे तौर पर वहां से जो इंडेक्स है 4 गुना हो गया मोटे तौर पर। अगर एग्जैक्ट ना भी कहे तो 3.75 टाइम्स तो हो ही गया। अब अगर मैं कहूँ कि ठीक है, मतलब क्या वजह है, तो बड़ा मतलब ये कहना, रीजन तो ढूंढ ही लेंगे। अगर गिरावट आ गई है तो रीजन तो ढूंढ लेना पत्रकारों का काम है। चुनाव जीते चुनाव हारे, हम उसमें भी 10 कारण तैयार होते हैं हमारे। मोटे तौर पे कहूंगा तो अगर एक लगातार अगर एक ग्रोथ हो रहा है, तो कोई भी चीज डाउ थ्योरी को अगर हम देखें तो लगातार ऊपर नहीं जा सकती है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसमें बीच बीच में करेक्शंस आना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों होती है? क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको एफ आई आईज हैं, तो उनको अगर किसी को लगता है कि यार हमने भारत से बहुत पैसा बना लिया, अब ब्राजील का मार्केट या चाइना का मार्केट अगर ज्यादा उनको लग रहा है कि ये काफी सस्ता है, वहां अच्छी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके हम वो पैसा लगाते हैं। जैसे हम एक छोटे निवेशक भी ये काम करते हैं। अगर किसी शेयर में बहुत फायदा हो गया या म्यूचुअल फंड में बहुत फायदा हो गया, तो उनको लगता है यार चलो बेच करके किसी दूसरी जगह हम पैसा लगाएं। इजराइल ईरान का जो युद्ध है, वो तो ऑब्वियसली एक तात्कालिक ट्रिगर तो है और ये कंसर्न है, लेकिन ये इतना बड़ा कंसर्न भी नहीं है जितना कि इसको बताया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं अपने 18 साल के अनुभव से कह रहा हूँ। मैं 18 साल से मार्केट में अपना पैसा निवेश कर रहा हूँ। मार्केट में दो ही चीजें चलती हैं, है डर और लालच। पूरा जो मार्केट का ग्राफ होता है, इन्हीं दो चीजों के ऊपर ड्राइव होता है। ये जो हम ऊपर चार्ट देखते हैं, ये यही दो चीजें हैं। तो डर कब तक चलता है? वो डर तब तक चलता है जब तक कि वो घटना होने ही जाती है। उदाहरण के लिए, जब अगर ईरान की घटना हो जाएगी, अगर इजराइल ईरान में अगर डायरेक्ट फ्रंटल वॉर हो जाएगा, अगर
इज़राइल सपोज करो कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बॉम्बिंग शुरू कर देता है, ग्राउंड ट्रूप्स इंटर कर जाती हैं, अगर इस तरह की कोई चीज होती है, तब तो आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये मार्केट तभी तक गिरेगा जब तक कि ये युद्ध ना हुआ हो और ये डर बना हुआ हो। आप समझ रहे हैं, मार्केट की ये प्रवृत्ति होती है, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। यानी जो भविष्य में होने वाली चीज है, अगर कोई प्राइस है या कोई चेंज है, तो वो उसको अभी पहचानेगा। तो ऑब्वियसली ईरान का जो ट्रिगर है, वो एक वजह है। जी जी लेकिन आप पुराने युद्धों का भी इतिहास देखें, जैसे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, मैं आपको कुछ एक चाहूँगा कि एक पीपीटी है छोटा-सा, वो मैं शेयर करूँगा। ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा मैं। अ, अगर हो पाता है शेयर तो ठीक है, वरना आप वैसे भी बता सकते हैं, हाँ, कोई ठीक इशू नहीं है। जी नहीं हो रहा है, ठीक है। जी तो अगर आप वर्ल्ड वार 1 को देखें या फिर जितने भी वॉर देखें, जैसे वियतनाम वॉर देखें, वर्ल्ड वार 2 देखें, फिर आप जी गल्फ देखें या फिर भारत का कारगिल युद्ध देखें, चाइना का देखें, वॉर देखें, तो आप देखेंगे कि जब तक ये युद्ध नहीं हुआ होता है, तो उसके कुछ महीने पहले तक काफ़ी शार्प गिरावट होती है। लेकिन जब ये युद्ध चल रहे होते हैं या युद्ध होने के पश्चात ये बहुत शार्प इनके ऊपर रैली होती है, यानी युद्ध का कोई वैसा इम्पैक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि करगिल वार के पहले तो करीब करगिल वॉर शुरू होने के पहले काफ़ी शार्प गिरावट हुई, करीब-करीब 13% की गिरावट हुई थी। करगिल वॉर के बाद मार्केट जो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, वो 41% ऊपर चला गया। ये बड़ा ही मतलब एक कंट्ररी नोशन है, मतलब लोग बिलीव ये करते हैं, इसमें सच जी होता नहीं। दूसरा एक बड़ा रीज़न है फेड का रेट कट। फेड ने रेट कट जी किया था 50 बेसिस पॉइंट। उसके बाद जी कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर हुआ। इंडिया में भी आरबीआई की कहा जा रहा है कि अपना उनको इंटरेस्ट रेट घटाना ही पड़ेगा। तो एक ये दूसरी वजह है और तीसरी एक वजह जो अभी मुझे ज़्यादा लग रही है तात्कालिक रूप से, चाइना ने स्टिमुलस दिया है और बहुत बड़ा स्टिमुलस दिया है। ये ठीक उसी तरीके का है जैसा कि 2008 के बाद आपको अमेरिका ने स्टिमुलस दिया था, 2 जी ट्रिलियन का और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो अब जी चूँकि आज से एफआईआईज़ ने बहुत पैसा बना लिया है, तो अब चाइना की तरफ वो बुकिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गिरावट की ये 3 तात्कालिक वजहें नज़र जी आ रही। आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, मैंने कुछ लोगों से भी सवाल मंगवाए हैं और उनके भी सवाल पूछूंगा। लेकिन अभी इस दौर में ये बताइए कि अभी कितनी गिरावट और आप मान के चलते हैं, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी जो गिरावट का हाल चल रहा है, इस हालात को कोई सामान्य निवेशक कैसे टैकल करेगा? किस तरह से इसमें उसे अपना पोर्टफोलियो रखना चाहिए? किस तरह से इसमें बिहेव करना चाहिए? आपने जो सवाल पूछा है एक्चुअली उसमें 2 सवाल हैं। पहला ये कि ये मार्केट कितना और गिरेगा और दूसरा कि जब गिरावट की आशंका हो, तो बड़े-बड़े एफआईआईज़ या जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे टूल्स हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई टूल है नहीं, तो वो तो हेज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें कैश में ही डील करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे निवेशकों के पास जो हमारे आपके जैसे जो लोग हैं उनके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुतेरे ऑप्शंस हैं, बल्कि वो एफआईआई से भी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है, अगर हम उनको प्रूडेंटली यूज़ करें तो। तो सबसे पहले सवाल आपके दूसरे सवाल का उत्तर दूँगा मैं कि ये कितना गिरेगा? इसका एक बड़ा ही मतलब सिंपल और लेमैन्स टर्म में जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो चार्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर भी कई सारे वो चार्ट चलते रहते हैं। तो 2 तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। पहला एक 20 डेज़ मूविंग एवरेज, 50 डेज़ मूविंग एवरेज। अगर ये शेयर हो पाता तो मैं आपको बड़ा क्लियरली दिखा देता तो हमारे व्यूअर्स को समझने में बड़ी आसानी हो जाती। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ, स्क्रीन तो शेयर हो जाएगा। जी कोशिश हाँ, कीजिए, अगर हो पाया तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा वैसे। ये हो रहा है जी शेयर? नहीं, ये देख अभी नहीं हो पा रहा है, आप वैसे ही बता दीजिए। जी मेरे ख्याल से तो ये दिखना चाहिए।
हाँ, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, तो आप वैसे ही बता दीजिए। कोई नहीं। तो जी, इसमें अगर मैं कहूँ तो जो अगर मैं 50 डेज मूविंग एवरेज का एक मैंने चार्ट प्लॉट किया है इसके प्राइस पे, जी, तो जो पहला जो मेजर सपोर्ट है वो है आपको 25,000 पर। तो आप देखिएगा जी, कि जो मार्केट का ये बहुत शार्प करेक्शन हुआ है, वो शार्प करेक्शन आपको 25,014 के आसपास ही हुआ है। तो मार्केट ने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर पहला सपोर्ट लिया है। और अगर सपोज करो, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद तुरंत गिरेगा मार्केट। हो सकता है कि मार्केट कुछ समय तक रेंज बाउंड रहे, मतलब इधर उधर 100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, इस तरह का खेल खेले। उसके बाद जो दूसरा जो मेजर सपोर्ट मुझे लग रहा है, मान लो कि इजराइल ईरान में प्रॉपर एक युद्ध शुरू हो गया, इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू कर दी, तो मार्केट यहां से जो दूसरा मेजर सपोर्ट लेगा वो 24,350, यानी आप ये मान के चलो 1000 पॉइंट यहां से और मार्केट झड़ सकता है, जो निफ्टी है। और मैक्सिमम जो मेरे अपने हिसाब से लग रहा है वो कि 23,989 या 23,500, इससे ज्यादा की गिरावट मुझे तो नजर नहीं आ रही है। ये एक मेजर पॉइंट है, यानी आप ये मान के चलो कि 1000 1500 पॉइंट यहां से मार्केट और गिर सकता है, लेकिन ये तुरंत नहीं गिरेगा, कुछ बढ़ेगा कुछ गिरेगा। वोलाटिलिटी उतार चढ़ाव बहुत हाई रहेगा, और इस तरीके से ही मार्केट बिहेव करेगा। अब तीसरा सवाल, जो सबसे मौजूद सवाल है कि जी, हम क्या करें। अगर आप देखेंगे तो हमारे जैसे जो लोग हैं बेसिकली दो तरीकों से निवेश करते हैं। एक तो जिनके पास म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जिनका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली क्वार्टरली या एनुअल मोड पर जो आपको पेमेंट करते हैं, एक वो क्या करे, क्योंकि उनका भी पोर्टफोलियो गिरा होगा। और दूसरा, कुछ लोग डायरेक्टली भी स्टॉक्स में डैबल करते हैं, वो स्टॉक्स खरीदेंगे, उनका 2 लाख 3 लाख 4 लाख का पोर्टफोलियो होगा, और जब गिरता है तो इतनी घबराहट आती है, लगता है कि जीरो हो गया हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जो मैं देख रहा हूं कि स्मॉल कैप्स, पीएसयूज, और जो आपको माइक्रो कैप्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। ऑलमोस्ट अगर आप डिफेंस स्टॉक्स देखेंगे तो कुछ तो 5 टाइम्स to 10 टाइम्स हो गए हैं। वैसे ही हाल आपको स्मॉल कैप्स का है। मतलब स्टॉक्स की बात तो छोड़ दीजिए व्यालोक भाई, जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने एक एक साल में और 9-9 महीने में पैसे को डबल किया है। जिन्होंने भी क्वांट या एक्सिस में पैसा लगाया है स्मॉल कैप में और मिड कैप में, उनका पैसा 3 साल में 5 गुना 6 गुना हो गया है आपको। तो अब जब इतना बढ़ गया है, तो मेरा सुझाव ये है कि वो स्मॉल कैप में ज्यादा ना घुसे। अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको रिडीम करके वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आए। और क्योंकि लार्ज कैप पिछले 4-5 सालों से ज्यादा नहीं बढ़ा है। आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, एचयूएल देख लीजिए, इन सब में 5 साल में ग्रोथ बहुत ही कम हुआ है या न के बराबर हुआ है। तो इनमें अब ग्रोथ होगी, आनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा बेचेंगे और वो पैसा उसमें जाएगा। तीसरा, थोड़ा अगर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना है, अगर चाइना के जी, मार्केट का मजा उठाना है, तो एक जी, हांग हांग सेंग ईटीएफ आता है, जो आप ग्रो में या एडलवाइस में या एंजल में कहीं भी अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट अगर है, तो मेरे ख्याल से जी, 30-40 रुपए का एक ईटीएफ आता है। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता है। आप उसमें जी, भी निवेश कर सकते हैं, मजा आएगा चाइनीज मार्केट का। और जी, अपना टोटल पोर्टफोलियो का कम से कम 25% तो जरूर वो गोल्ड बीज में रखे, जो डिजिटल गोल्ड है उसमें रखे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी के टाइम में सोना हमेशा चमकीला होता है, वैसे तो हर परिस्थिति में चमकीला होता है। तो अगले साल तक मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं, जो मेरी कई ज्वेलर्स से बात भी हुई है और इन सब से, तो उनका कहना है कि
95,000 से 1,10,000 डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज ये गोल्ड का भाव इंडिया में हम देख सकते हैं। तो सोना में आइए, जी लार्ज कैप में आइए और थोड़ा डाइवर्सिफाई जी कर लीजिए, आपका जी पोर्टफोलियो चमकेगा। जी। और भी बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन अभी ये बताइए कि अगले, मान लीजिए कि मैं सोचूं कि मुझे विकास जी से समझना है कि एक साल अगले मैं क्या करूंगा, अगले एक साल तक मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, वॉलेटाइल है, दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, भारत की जो स्थिति है वो आपको पता है, एक ठीक ठाक स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब इतना बड़ा देश है कि कुछ न कुछ चीजें हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। पहला सवाल, अगले एक साल की रणनीति, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किन सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने बताया है, विस्तार से बताएं। और दूसरा, आपने गोल्ड की बात की, तो टोटल पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए मेरा 100 रुपए का है, तो उसमें गोल्ड कितने का होना चाहिए, कितना हिस्सा रखना चाहिए? ये दो सवालों के जवाब दी। मैं आपको एक-एक करके आपके सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहला तो कि अगले 1 साल की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जनरली लोग फाइनेंशियल ईयर से कंप्यूट करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। मेरी जो अपनी टेंडेंसी है, चूँकि मैं थोड़ा राष्ट्रवादी स्वभाव का हूँ मूलतः, तो मैं दिवाली से दिवाली ही, एक मुहूर्त से दूसरे मुहूर्त ही मैं सोच पाता हूँ। तो अगर आप हम ये देखें कि इस दिवाली से दिवाली में तो हालाँकि अभी 1 महीने देर है, नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक अगर हम देखेंगे, तो ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो साल है, कैपिटल बचाने का होना चाहिए। कमाने के 3-4 साल आपको मिल गए, आपने ठीक-ठाक कमा लिया होगा और रिटेलर ने भी दबा के पैसा बनाया है, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। आप पप्पू जी जितना भी कुछ कहते रहें, गाली देते रहें, लेकिन भाई, नहीं तो स्टॉक मार्केट का फ़ायदा हमेशा बड़े-बड़े लोगों को मिलता था। आप आप खुद सुनेंगे कि आपके आस-पास के लोगों ने म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो ये तो मोदी गवर्नमेंट का एक रहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो बहुत एग्रेसिव मत होइए, कैपिटल बचाइए, 25% गोल्ड में लगाइए, 25 से 30%। 25 से 30% आपका जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, 50%। 25% आप एफडी में लगा सकते हो, 8-9% वाले बहुत सारे आपको एफडी के ऑप्शंस मिल जाएँगे। आपको डेट फंड मिल जाएँगे। या आप कई सारे मल्टी एसेट फंड भी आते हैं जो गोल्ड, इक्विटी और एफडी तीनों तीनों में उनका ये होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अगला साल कैपिटल बचाने का है। अगर कैपिटल बच गया, गुरु, तो आपने जो कमाया है तो कमाने के बहुत मौके देगा। नहीं तो स्टॉक मार्केट में आपने सेबी की रिपोर्ट पढ़ी ही होगी कि 52,000 करोड़ रुपए लोगों ने हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो करके डेरिवेटिव्स में गँवाया है। तो वो सब गलतियाँ ना करें, ज़्यादा ज़्यादा ऑडेसियस होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बन जाएँगे आपके। इसके बाद रही बात सेक्टर्स की, अ, एक ब्रॉडर ट्रेंड है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग अगले 10 साल की स्टोरी है। मेक इन इंडिया के थ्रू भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड है, जैसे एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, क्वांट का भी मैन्युफैक्चरिंग फंड है। उसके थ्रू आप इन निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आप ईटीएफ के थ्रू निवेश कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल नास्डैक वगैरह के ईटीएफ भी आप खरीद सकते हो। कुल मिला-जुला करके पैसा को ग्लोबली भी डाइवर्सिफाई कर दो, एसेट क्लासेस में भी डाइवर्सिफाई कर दो। तो ये है। अगर चाइनीज मार्केट चलता है, यानी कि अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, तो मेटल सेक्टर में बहुत जोरदार रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े-बड़े बनाएगा और हाउसिंग सेक्टर को फिर से रिवाइव करने की बात चल रही है, तो सीमेंट, सरिया, स्टील, इन सब की कंपनियों में तो अभी नहीं, लेकिन थोड़ी नजर बनाए रखें, तो हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप कर सकते हो। ग्रीन एनर्जी में बड़े अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर, इन सब के स्टॉक्स पे सेक्टर पे फोकस कर रही है। तो ये सब बड़े ट्रेंड्स हैं और इनमें पैसे बनाने के बड़े-बड़े मौके आएँगे।
आपने जितनी भी बातें बताई विस्तार से, मुझे लगता है कि इससे, क्योंकि हम ये सेगमेंट आज, विकास जी मैं बताऊं कि हमने ये शुरू ही किया है, बाजार के बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है और इसलिए मैं इसको छूने से भी डर रहा था, लेकिन आपने जब कहा कि आप बात करेंगे तो मुझे ये भरोसा हुआ कि चलिए आप ऐसी भाषा में बोलेंगे, वरना अमूमन लोग ऐसी भाषा में बोलते हैं कि सामने वाला डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपने जितनी बातें समझाई वो अगर मेरी बुद्धि में आ रही है तो मुझे लगता है कि जो छोटे निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, मझोले निवेशक हैं, वो भी समझेंगे। दर्शकों, श्रोताओं, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हो, क्योंकि हम इनको सप्ताह में एक दिन खींच ले आएंगे, पकड़ ले आएंगे, चाहे ये कहीं भी रहें, तो हम इनको पकड़ के लाएंगे। आपके जितने सवाल हैं, जो भी सवाल हैं, आप उन सवालों को हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट्स में लिखिए, इनसे पूछिए और ये हर एक सवाल का जवाब देंगे। अगली बार जवाब देंगे। आप किस विषय पर, मार्केट से रिलेटेड किस विषय पर सुनना चाहते हैं वो हमें बताइए। और विकास जी, आप अब इस फिलहाल ये वाली जो बातचीत है उसको कंक्लूड करें। अ, मेरा यही कहना है कि जब आप मार्केट में होते हैं तो ये कहना भी बड़ा आसान होता है कि आप वॉरेन बफेट की तरह सोचें और बड़ा लंबा सोचें, क्योंकि बड़ा वो एक जब शुरू-शुरू में कोई निवेशक घुसता है ना, तो वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला से बड़ा प्रभावित होता है। ये बड़ी बोगस बातें हैं। मैंने भी वॉरेन बफेट को बहुत फॉलो किया है, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि उस समय का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। लेकिन कम से कम 3 से 6 महीने की अवधि तो ज़रूर रखिए। अगर आप दूसरा बड़ा सोच समझ के पैसा लगाइए। कोई भी पैसा ना किसी चैनल के कहने पे या किसी के टिप देने से इम्पल्सिव तरीके से ना लगाएँ, और अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो मेरा ये कहना है कि गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए। देखिए 10 से 12% का रिटर्न तो एवरेज गोल्ड पिछले 20 साल में, 30 साल में दिया ही है। जो कि निफ्टी के एवरेज रिटर्न अगर हम देखें तो 14% का है। तो एक्स्ट्रा 2% के अल्फा के लिए इतना झाम क्यों मोल लेना? अगर आपके रात निवेश वैसा होना चाहिए व्यालोक भाई कि आपके रातों की नींद ना उड़े। अगर रात में आप पीसफुली सो पा रहे हैं तो वो निवेश अच्छा है। चाहे वो एफडी का ही रिटर्न क्यों ना हो। मुझे तो याद है जब जी 40% मार्केट गिरा था ना, ये जी जी कोविड के टाइम में, तो लोगों को 7% का एफडी रिटर्न बहुत अच्छा लग जी रहा था। ठीक है? तो बहुत एग्रेसिव होने से बचिए, पैसा कमा लेंगे, तो कंज़र्वेटिव रहिए। जी, एग्रेसिव मत होइए, कंजर्वेटिव बनिए और अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछते रहिए। ये बहुत अपने आप को विनम्रता से बताते हैं कि इन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, लेकिन मैं आप लोगों को चुपके से बता दूं कि अध्येता हैं, जानकार हैं। तो आप इनसे मार्केट रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। विकास जी, आपने हमें समय दिया, आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, फिर भी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, व्यालोक वाणी को अपना प्रेम और स्नेह आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद व्यालोक भाई, ये आपका बहुत अच्छा सुचिंतित प्रयास है और मुझे तो हमेशा लगता था इस तरह का आपको मतलब प्रयास करना चाहिए था। एक राष्ट्रवादी सोच के आदमी का इस तरह का करना बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये अगले साल के अंत तक नवरात्र तक 1 लाख सब्सक्राइबर तो क्रॉस कर ही जाएगा। तो चलिए, आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए संबल हैं। जय हो। धन्यवाद।